अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा रॉ और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफीफ़ा जी। सर, कल आपने एक वीलॉग किया था और वो बहुत डिस्कस हो रहा है और कई लोगों को ना उस पर तकलीफ भी बहुत हुई है तो मेरे काफ़ी वीलॉग्स में तकलीफ़ होती है। हाँ, तो बस आज मेरा पहला क्वेश्चन ना वो उसी वीलॉग से रिलेटेड है कि आपने जो कल प्राइजेस बताई थी, अब कुछ और चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि जो वो ड्रेस जुनैद सफदर की मिसेस कह लें आप, निकाह हो गया उनका, तो उन्होंने जो पहना था उसकी कीमत अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो वो कोई 1 करोड़ और 70 लाख या 90 लाख के करीब बनती है। हाँ, तकरीबन। और अगर जो उन्होंने वहाँ पे रिसेप्शन दी थी, जिस होटल में दी गई, वहाँ पे 1350 पाउंड्स पर हेड होता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए बनता है। तो ये इन लोगों ने जिस तरह की शादी की, इनको शर्म नहीं आती कोई? ये मतलब किस तरह के लीडर्स हैं हमारे? पहले तो आप ये देखें कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जोड़ा पहना, आपने उस जोड़े की तारीफ़ ही नहीं की है। उस पर सारे सोने के तार का काम हुआ हुआ है, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और डायमंड का नेकलेस, और डायमंड का नेकलेस, डायमंड के टॉप्स और डायमंड की तो रेल पेल है माशाल्लाह। लेकिन शादी पाकिस्तान में कर लेते, कोई यहाँ पे इवेंट मैनेजर्स का फ़ायदा हो जाता, हमारे होटल्स की कोई इनकम बढ़ जाती। ना 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 ना, वो लेंस प्रो थोड़ी है, ठीक है ना, यहाँ के होटल। और दूसरी बात है कि फिर शो क्या होती, वो तो कोई भी कर लेता है यहाँ के होटलों में तो शादियाँ। तो फिर वो, और फिर एक वन डिश पे उनको रहना पड़ता, वहाँ पे 28 खाबे थोड़ी हो सकते थे और 7 कोर्स मील भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ तो एक बिरयानी खिलानी पड़ती है उनको। सर, लेकिन आप ये देखें कि लेडी डियाना आती है या वो जो प्रिंस हैरी की मिसेज आती है, ये जो भी आती हैं, वो यहाँ पे आती हैं, यहाँ के डिज़ाइनर्स के सूट्स पहनती हैं। और हमारे लीडर्स का ये क्या कॉम्प्लेक्स है कि इन्होंने जाके इंडियन डिज़ाइनर के कपड़े उसकी पहने? वजह है ना, कश्मीरियों से इजहार यकजहती है ना। ये किस किस्म कश्मीरियों का दिल में यकजहती है? दर्द रखने वाली के बेटे की या उसकी बहू का जोड़ा बनवाया गया, तो ये कश्मीरियों से इजहार यकजहती है कि इससे जो कमाई होगी उससे और कश्मीरियों के ऊपर गोली चलेगी। बिल्कुल। हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो और कश्मीरियों को जो कत्ल करेगी या मारेगी तो वो इन्हीं पैसों से करेगी ना, जो हम लोग खर्च करते हैं वहाँ पे। तो आप ये देखें कि माँ बाप इधर हैं, बेटी की शादी उधर हो रही है, बाप खुद अभी वजीफे पे है अपने ससुर के पास 1500 रियाल पे, तो बेटा भी वजीफे पे मजीद पड़ गया, बहू भी पड़ गई आके, और वैसे रोना धोना के माँ बाप खाने को नहीं है तो पीने को नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। और लेकिन सर, जब इनकी खुशी गमी वहाँ लंदन में होनी है, ईदें इन्होंने वहाँ करनी है, बाकी सब कुछ इनका सब कुछ मुल्क से बाहर होना है, तो ये फिर हमारे लीडर्स किस तरह से जस्टिफाइड हो गए? कमाई के लिए, कमाई के लिए। अब देखें ना, उनकी चौथी नस्ल जो है वो तैयार हो रही है पार्टी को टेक ओवर करने के लिए। और आम वर्कर की तो पीएमएलएन में कोई इज्जत ही नहीं। पीएमएलएन क्या, हमारे किसी सियासी जमात में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। या पीएमएलएन को गलत एक कहना गलत है, किसी भी सियासी जमात में स्वाय जमात इस्लामी के मैं उसको सिंगल आउट कर दूं, उनके अलावा किसी जगह इज्जत नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, कानून तोड़ने आते हैं, कारोबार करने आते हैं, पैसे बनाने आते हैं, खर्च उन्होंने वहीं करना है। सर, अभी जितनी जल्दी आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग इसको मेंटली मान लें उतना अच्छा है, वरना हम विल कीप ऑन गोइंग इन सर्कल्स। सर, आपने पॉलिटिकल वर्कर्स की बात की, मतलब छोटे मोटे पॉलिटिकल वर्कर्स तो छोड़ दें, यहाँ पे ये देखें कि सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को भी काफ़ी कंसर्न्स थे और उन्होंने जो आज वो इस्तीफ़ा दिया है, तो वो क्या स्टोरी है? पहली बात तो यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, जो उनका पार्टी के अंदर ओहदा है। कुछ ना कुछ तो होगा ना जो उनको इस ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि थोड़े दिन पहले, कुछ 3 हफ्ते पहले, शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसे आदमी को कराची का सदर बना दिया था जो 2018 में पार्टी के अंदर आया था। अच्छा, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन वो आए और उन्होंने आके उन दफातर में जिनको मिफ्ता इस्माइल ने फाइनेंस किया, और वहाँ पे तस्वीरें वगैरह उनकी भी लगी हुई थी, वहाँ आके तोड़ फोड़ भी की, उनको गलीज़ गालियाँ भी दी और मिफ्ता साहब को, और उनकी तस्वीरों को आग लगाई, खूब तोड़ फोड़ की, और जो है वो वीडियो वायरल भी की उन्होंने, वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल भी की। अब मिफ्ता साहब ने अपनी पार्टी की हाई कमांड को अप्रोच किया कि वो इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले, तो पार्टी की हाई कमांड जो है वो इसके ऊपर बैठी रही है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई, कमेटी को 15 दिन में कुछ नहीं मिला कि क्या करें क्यों ना करें, और कुछ ना होता तो वो माफ़ी मांग लेता, और कुछ ना होता वो कहता गलत है, या पार्टी कमांड
कंडेम कर देती, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कल जा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ कराची, तो मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी होते हैं, और वो लोग जो हैं जिन्होंने उनको इतनी गलीज गालियां दी वो भी वहाँ पे कूदते फिरते और वो कहते कि तेरी की इज्जत है, तू इधर की करन आ गया। तो मिफ्ता इस्माइल मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया कि वो इस सिचुएशन में नहीं है। लेकिन तो मतलब अब ये दोनों कैंप्स बिल्कुल अलग अलग होने जा रहे हैं, हमेशा से अलग है, कई सालों से अलग है। अब सामने तो आ गई हैं सारी क्लियर होगी ये बात। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि ये गलत है। इट इज़ नॉट मिफ्ता इस्माइल, इट इज़ नॉट शौकत तरीन, इट इज़ नॉट हफीज़ शेख, इट इज़ नॉट एनी वन एल्स, इट इज़ नॉट इसहाक डार। किसी भी पार्टी में अगर उन्होंने किसी को के साथ इख्तलाफात हों तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से भी आप हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लोगों की इज़्ज़त तार तार करने का जो एक कल्चर बनता जा रहा है इस मुल्क में, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मसलन मैं इसके भी हक़ में नहीं हूँ कि आप सड़क पे रोक के किसी पॉलिटिशियन को, किसी को भी आप उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाए। मैंने आज एक वीडियो देखी है, एक शॉर्ट वीडियो के हामिद मीर के साथ किसी एयरपोर्ट पे कोई आदमी बदतमीज़ी कर रहा है। कतई नज़र इसके कि मेरे और हामिद के ख़यालात में बड़ा इख्तलाफ है, मैं उसको कंडेम करूँगा। आपको ये राइट नहीं है, क्योंकि एक जो है ना पब्लिक फ़िगर, वो तो उसके तो हाथ बंधे हुए हैं, उसकी ज़ुबान बंधी हुई है, वो तो आपको पब्लिकली तो जवाब दे नहीं सकता। और यह है कि इस बात पे ये आप सिर्फ अपनी तरबियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए इस मुल्क में। और वो जो मर्ज़ी हो, PMLN का हो, वो MKM का हो, वो PTI का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, किसी जमात का हो, कोई एंकर मैं हामिद की बात नहीं, कोई भी एंकर हो, कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी कॉलमिस्ट हो, आप ये करते हैं ना तो आप अपनी तरबियत और अपने जो अपब्रिंगिंग है उसको एक्सपोज कर रहे हो। सर मतलब पब्लिकली भी हम लोग इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, और फिर जो है वो सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, तो वही चीज़ सोशल मीडिया पे है ना, मतलब वही चीज़ वहाँ नज़र आना शुरू, वही चीज़ जो पब्लिकली हो रही है वही तो सोशल मीडिया है ना बेसिकली। तो वही सोशल मीडिया नहीं तो ये आपको शह दी है। अच्छा सर, इसके अलावा एक चीज़ जो एक ख़बर जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि एहसान मानी साहब को जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, जो अगले 3 साल के लिए होना था, और उनकी जगह पे नाम आ रहा है रमीज़ राजा का। तो आपके ख्याल में अगर रमीज़ राजा जो है वो PCB के चेयरमैन बन जाते हैं तो ये कैसा फ़ैसला होगा? मेरा ख्याल में बहुत ही घटिया और जलील फ़ैसला होगा अगर ऐसा हुआ। अच्छा। और इसमें जितने बुक कीपर्स हैं, बुकीज़ हैं, उनकी खुशियाँ होंगी उनकी बहुत, और इसका जवाब रमीज़ ही दे सकते हैं कि क्यों उनको खुशी होगी। लेकिन मेरी किताब में वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है और वो सिर्फ इमरान खान के फेवर में 2 साल से ट्वीट्स कर करके ना और उस तरह की बातें करके वो करीब होने की कोशिश हुई है। और रमीज़ राजा की तो अपनी जगह नहीं बनती थी इस टीम में, अपनी जगह नहीं बनती थी, जिसके वो कप्तान भी रहे हैं। फिर वो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और उस वक्त उन्होंने उसको ठुड्डा मार के चले गए जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी उनकी, और वो चले गए। उन्होंने कहा जी मैं अपनी कमेंट्री नहीं छोड़ सकता पैसों के लिए, तो अब वो क्यों आ रहे हैं वापस, और ये वो क्यों कोशिश कर रहे हैं इधर आने की। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताऊँ, अच्छा या बुरा, मैं एहसान मानी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। एहसान मानी जो है ना, ही इज़ फेल्ड। दिस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हैज़ फेल्ड इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वर्ल्ड कप आपका चंद महीने बाद है, तो इसमें मेरे ख्याल अक्टूबर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर अब आप एहसान मानी को इस वक्त चेंज करते हैं या मेजर चेंजेस करते हैं बोर्ड में, तो आपकी टीम जो है ना वो तो क्वालिफाइंग ग्राउंड में भी नहीं खेल सकेगी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इस वक्त अच्छी है टीम, बुरी है, वो कमज़ोर है, जैसी भी है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसका मोरल बेहतर करने की ज़रूरत है, उनकी यानी टीम वर्क को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके पास है ना, मार से तो नहीं आने लोग। तो अब आप इसके कि आपका टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच सकें किसी तरह, तो एक यकसुई के साथ। तो अगर अभी आप आजकल में अगर आप चेयरमैन को या CEO को, इन लोगों को बदलते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि अच्छा यानी वैलिड इकदाम नहीं है। कम से कम आपको नवंबर तक का वेट करना चाहिए। नवंबर को आप पूरे ढांचे को चेंज कर दें। फिर सिर्फ एहसान मानी को नहीं, वसीम की भी ज़रा चेक कर लें कि वो भाईजान क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और कितने लाख रुपए ले रहे हैं, और कितना वो TADA ले रहे हैं, और किन किन लोगों में आजकल दिलचस्पी ले रही है। मैं जान के नाम नहीं ले रहा, मुझे मजबूर ना करना, लेकिन उन लोगों को वो कैसे क्रिकेट के
शोबों में लेके आ रहे हैं और उनको लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। दूसरा पे नीचे आपने मुदस्सिर नज़र की कदर नहीं की है, यहाँ पे आपने जावेद मियांदाद जैसे मुखलिस पाकिस्तानी की कदर नहीं की है। आपने बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, ये नहीं ऐसी बात नहीं है, जो बहुत काबिल लोग हैं और जिनको समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। आपको डिपार्टमेंटल गेम्स शुरू करनी पड़ेंगी, डिपार्टमेंटल टीम शुरू करनी पड़ेगी, आपको उनकी बेस पे लीग्स शुरू करनी पड़ेंगी। आपकी टैलेंट हंट क्या है? मैंने देखा लास्ट टाइम जो थी ना, उसमें 4000 लोग थे, 2 दिन का कैंप था। अगर एक बॉल भी खेलनी हो किसी ने या एक बॉल भी करानी हो तो वो पूरे नहीं हो सकते 2 दिन में। तो स्वाद इकट्ठा टैलेंट हंट किया आपने, स्वाद इकट्ठा कैंप लगा। तो ये मैं तो इस स्ट्रक्चर से एग्री नहीं करता। लेकिन रमीज़ राजा को लगाने का मतलब है इंडिया के बुक कीपर्स जो है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो सर रमीज़ राजा का क्या ये करेक्टर इमरान खान को नहीं पता? आप वसीम यकीन अकरम या करें, जिन आप लोगों को लाया जा मैं रहा कुछ है। कहना नहीं चाहता। रमीज़ वो ये इसकी क्लिप लेके ना फ़ौरन इमरान को फॉरवर्ड करेगा, देखे कप्तान ये वो कैप्टन कहते कैप्टन कैप्टन स्किपर देखिए क्या कह रहे हैं मेरे मतलब। एक बार इसने घटिया बात की, लेकिन इमरान बिल्कुल भी नहीं पसंद करते रमीज़ को। और जो है ना डीप डाउन वो नहीं पसंद करते, क्योंकि इमरान जो है ना वो बड़ा कैंप वाला आदमी है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ मेरा मुखालिफ है। मसलन आज मैं अगर ये कहूँ कि मैं इमरान के कैंप का आदमी हूँ तो गलत होगा। इमरान खान डज़ नॉट कंसिडर दैट, क्योंकि मैं उनकी हुकूमत खासतौर बुज़दार के ख़िलाफ़ मैं बातें करता हूँ तो वो नहीं है, उनके कैंप का आदमी ये नहीं कर सकता। वन, रमीज़ जो था ये माजिद के कैंप का आदमी था, इसने इमरान के ख़िलाफ़ माजिद को बड़ा सपोर्ट किया था और रमीज़ को क्रिकेट में लाने वाला जो था वो माजिद खान था। इमरान को पता है उसके मुतल्लिक। इमरान ने इसको, मैं एक नाम ले लेता हूँ, चले हर पाकिस्तानी के लिए ये नाम है। एक बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, बहुत ही पेट्रियाटिक, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, जिम चौधरी। जिम चौधरी जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे, वो इमरान खान के साथ भी रहे और कई कई साल, और हर आदमी जानता है कि उन्होंने कितनी कुर्बत देखी है इन दो लोगों की ख़ास तौर पे। जिम चौधरी को कुरान पे हाथ रखवा के ये कह दें कि क्या इमरान खान ने SAANP अपना 4 हरफों वाला लफ्ज़ एक सीगा इस्तेमाल नहीं किया था रमीज़ राजा के लिए? जिम बता दें, मैं अपना आई बी साइलेंट। नहीं, वैसे सर आपने मुझे उस्मान बुज़दार साहब का नाम लेके ना एक वैसे ये भी चीज़ याद दिलवा दी कि पीटीआई का वैसे ये या इमरान खान का कह लें ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसका नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा हो ना वो तो वैसे कभी नहीं बनता। ये वैसे जनरली होता है, सिर्फ पीटीआई का नहीं है ये। उस्मान बुज़दार को देख लें, नहीं 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 नहीं, दीपिका के ये आप जो मर्जी शोबा उठा ले पाकिस्तान में, जिसका नाम पहले आता है ना वो आप इसको छोड़ दें, इमरान को क्यों कह रही है पीटीआई को। आज तक जितने इंटरिम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर सबके नाम आए हैं पहले, उनमें से तो कभी कोई नहीं बना, हमेशा कोई और बनता है, एक सरप्राइजिंग नाम आता है सामने। ये पाकिस्तान की एक कल्चर है। मतलब सिर्फ टीम नहीं, पाकिस्तान पूरा अनप्रेडिक्टेबल है इस मामले में तो अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे दिखाई सजी जाती है, लगाई खबी जाती है। अच्छा सर, कुछ कई साल पहले आपने एक इंसान के बारे में प्रेडिक्शंस दी थी जिसका कि हम लोगों ने सबूत जो है वो कल रात को देख लिया और अल्लाह ताला हर एक को बचाए। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। डॉक्टर अमजद, जिनको ईडन हाउसिंग सोसाइटी वाले, जिनको सबसे पहले आपने एक्सपोज किया था कि उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, और वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर इस जून में वो आए भी वापस, लेकिन जो उनका अंजाम हुआ, जिस तरह से लोगों के डर से उनकी तदफीन की गई, क्या ये लम्हे फ़िक्रियाँ नहीं है? क्या लोगों को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि आखिर को उन्होंने जान भी देनी है? पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने अल्लाह को जान देनी है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक दुखी कहानी है, और जितनी भी है, और उनके पीछे कोई ना कोई तकलीफ़ दे कहानी है, झूठ पे है। ईडन के मतलब आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊँ, ये 2 भाइयों की थी और ये चला रहे थे। इनके जो पहले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे, उस पर ईडन का नाम हो गया। फिर दोनों भाई अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों के करतूत एक थे, वो अलग अलग क्या होने। और उसके बाद 13 सोसाइटीज़ उन्होंने लॉन्च की, 13 के अंदर फ्रॉड से गप लेते। आज
हम इसी दफ्तर में, कितने साल पहले की बात है, हमने ये ARY के ऊपर किया था। ARY पे मैंने किया था और हाजी इकबाल साहब भी इसके गवाह हैं, अम्माद यूसुफ भी इसका गवाह है, इसका जर्जीस भी इसका गवाह है कि ये हमने प्रोग्राम्स किए ईडन के ऊपर। तो पहले दिन जब हम प्रोग्राम करने लगे थे ईडन सोसाइटी को एक्सपोज करने के लिए, तो इस दफ्तर में ही वो भाई साहब आ गए और एक बहुत बड़ा हमारा कदावर नाम है उनके साथ आए और मुझे उन्होंने बाकायदा, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, करोड़ों ऑफ़र किया। यानी उन्होंने मुझे दिखाया कि आपका ये फ़ायदा हो सकता है, ये हो सकता है, आपको कमर्शियल दे देते हैं तो ये कर देते हैं, तो वो कर देते हैं। तो वो प्रोग्राम हमने 3 दिन बाद करना था, तो मैंने यहीं से ARY के स्टूडियो में कॉल किया और मैंने उनको कहा कि ये आज करना है। 7 बजे का टाइम था, 10 बजे हम ऑन एयर चले गए, हमने किया। अब अगले दिन मुझे कुछ तड़ियाँ वड़ियाँ आईं, क्योंकि ये लैंड माफिया बड़ा तगड़ा माफिया होता है, तड़ियाँ वड़ियाँ आईं, तो हमने दूसरे दिन एक और प्रोग्राम कर दिया उसके जवाब में। अब हमने कहा कि एक भाई के ऊपर 2 प्रोग्राम कर दिए, तो अब दूसरे के ऊपर तीसरे दिन करें। तो तीसरे दिन मैं जब लाइव कर रहा था ARY पे, तो मिड ब्रेक हुई, तो मुझे अफीफ़ा ने मुझे मेरे उस पर कहा ईयर प्लग में टॉक बैक पे कि सर ज़रा मॉनिटर देखें क्या हो रहा है। मैंने देखा तो उस पर ईडन के ऐड चल रहे थे कि करा सच स्पॉन्सर्ड बाय ईडन। तो मुझे आग लग गई। तो मैंने जैसे ही ब्रेक से आए तो मैंने कहा कि ये चोर आदमी ने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर ज़रूर कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चोर है और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और उसके बाद बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले उसको बचाया मेरे से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, क्योंकि वो एक भाई उनका समधी बन गया था और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। वो समधी साहब ने भी, उन्होंने अपने कोर्ट में बुला के 2-3 लोगों को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, जिनमें ये भाई साहब भी थे। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इनको हाथ डालने की, सिर्फ हमने इनके ऊपर प्रोग्राम्स किए। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने इनके ख़िलाफ़ नहीं किया जो हमने किया। और लोगों ने हमें बेवकूफ़ कहा कि हम इनसे इतना बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। हमने भी खुदा को जान देनी है। आज ये हो गया। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जिस भी हाउसिंग सोसाइटी के आप दुम उठाएंगे ना, आपको एक अजीब व गरीब कहानी नज़र आएगी, जिसमें डिप्रिविएशन की कहानी है, जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की कहानी है, जिसमें गुंडागर्दी की कहानी है, जिसमें मार धाड़ की कहानी है, जिसमें प्लॉट ना होने की कहानी है, जिसमें कागज़ हाथ में ले लेके लोगों के मारे फिरने की कहानी है, जिसमें बग़ैर वजह के डेवलपमेंट चार्जेस की कहानी है, और जिसमें कोई डिलीवरी की कहानी नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, और पाकिस्तान की हकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ा आई ओपनर है कि हम अपनी लैंड माफिया, हम तो हर माफिया के आगे गिर जाते हैं, लैंड माफिया तो फिर बड़े माफियाज में से है, ये कैसा कैसा है। लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जिनको ये यकीन हो कि उनको कल अल्लाह के हजूर भी जाना है। लेकिन एक बात आपको मैं बिफोर यू क्लोज़ में आपको कह दूं कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए। एक स्टेज होती है कि अल्लाह ताला हमसे ये सलाहियत ले लेता है इंसान से कि वो तौबा कर सके, क्योंकि खुदा ने तो तौबा पे माफ़ी देनी है, वो खुदा है, ठीक है ना। उसने तो वो जब किसी को माफ़ नहीं करना होता तो उसे वो सलाहियत ही ले लेता है कि वो अपने आप को रेक्टिफाई कर सके और अपने गुनाह जो हैं उनकी माफ़ी मांग सके। तो बस अल्लाह ताला हम सबको माफ़ रखे और इस अज़ाब से बचाए, और अल्लाह ताला उनकी भी आसानी कर दे। मैं ये तो नहीं कहूँगा जो गुज़र गए वो गुज़र गए, लेकिन यह है कि जो पीछे रुल गए अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई रास्ता पैदा कर दे, कोई आसानियाँ पैदा करे, आमीन। जी नाज़रीन, आपने उस बातें सुनी मुबशर लुकमान साहब की, उनका एनालिसिस सुना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।